हेलो बच्चे लोग। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पिछले सारे वीडियो में हम एक बात कई बार दोहराते आए हैं कि किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल इतना होता है। मानक अपचयन विभव ये है, मानक ऑक्सीकरण विभव इतना है। तो आखिरकार पता कैसे चला कि इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है और इस इलेक्ट्रोड में अपचयन होने की टेंडेंसी है और उसका मानक अपचयन विभव इतना ही है, किसी दूसरे का मानक ऑक्सीकरण विभव इतना है। इसको जानने का एक्चुअल में क्या तरीका है, कैसे साइंटिस्ट को पता चला कि जिंक में ऑक्सीकरण होने की टेंडेंसी है, आयरन में ऑक्सीकरण होने की टेंडेंसी है, मैग्नीशियम में ऑक्सीकरण होने की टेंडेंसी है, कॉपर में अपचयन होने की टेंडेंसी है, गोल्ड में सिल्वर में अपचयन होने की टेंडेंसी है और उनका मानक कंडीशन में अपचयन विभव इतना इतना है। तो चूंकि किसी भी एक इलेक्ट्रोड के उसकी पोटेंशियल को जाना नहीं जा सकता, किसी भी एक अर्ध सेल में उसके अर्ध सेल विभव का मान हम एब्सोल्यूट नहीं जान सकते, निरपेक्ष रूप से ये नहीं कह सकते कि इसका ऑक्सीकरण विभव इतना होगा या अपचयन विभव इतना होगा। जैसे कि हम किसी की समझदारी, ज्ञान, बुद्धि को हम कितना बुद्धि है, कितनी समझदारी है, कितना दिमाग है, ये हम नहीं बता सकते, उसको किसी और के सापेक्ष तुलना करके निकाल सकते हैं। निरपेक्ष वैल्यू निकालना संभव नहीं है। तो वैसे ही किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का विभव निरपेक्ष रूप से निकालना संभव नहीं है। किसी के सापेक्ष उसको कंपेयर करते हुए हम बता सकते हैं कि इसके सापेक्ष इसमें ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है या रिडक्शन होने की टेंडेंसी है। तो वही सापेक्षिक मान निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाया गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्टकट में सी बोलते हैं, SHE, सी, ही सी वाला नहीं है, सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा गैसियस इलेक्ट्रोड है जिसे संदर्भ इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से सारे अर्ध इलेक्ट्रोड को जोड़ करके पता किया गया, मेजर किया गया कि उस अर्ध इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की टेंडेंसी है। क्योंकि यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है, उसको शून्य मान लिया गया है और इसमें ये खासियत होता है कि यह ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। ये डिपेंड कर रहा है कि उससे जुड़ा हुआ अर्ध इलेक्ट्रोड में क्या टेंडेंसी है। यदि वह ऑक्सीकृत होना चाहता है तो ये अपचयित हो जाएगा और अभिक्रिया को पूर्ण करेगा, और अगर उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ दूसरा अर्ध इलेक्ट्रोड अपचयन होने की टेंडेंसी रखता है तो यह ऑक्सीकृत होगा और उस रिडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट करके बता देगा कि इस सामने जुड़ा हुआ जो अर्ध इलेक्ट्रोड है उसमें अपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है, और हम वोल्ट मीटर के माध्यम से ये भी बता देंगे कि कितनी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो ये होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड का काम। उससे जोड़ करके हम किसी भी धातु की अर्ध इलेक्ट्रोड को ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि उस धातु इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है या रिडक्शन की टेंडेंसी है। तो सबसे पहले हम आज देख लेते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता कैसा है, कैसे बना होता है और इसमें किस प्रकार के ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने की प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यह एक सबसे पहले ऐसे इस तरीके से एक कांच का ट्यूब ले लेते हैं, ऐसा।
इसको डीप कर देते हैं हम। और इसमें हम डाल देते हैं 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर HCl, ताकि हमें इसमें हाइड्रोजन आयन मिल सके। तो इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ढेर सारे हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब क्या क्या रहता है इसमें, एक तार वायर लाते हैं प्लेटिनम का, और उस प्लेटिनम का एक प्लेट भी यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके के, ऐसा एक प्लेटिनम का प्लेट है। और यह है प्लेटिनम का, यही इलेक्ट्रोड का काम करने वाला है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड बनने वाला है। और यहाँ पर हम शुद्ध हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम पर इसमें डालते हैं, हाइड्रोजन गैस इसमें फिल करते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन गैस इसमें भरा जाता है। तो हाइड्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? क्योंकि इस प्लेटिनम धातु की एक खासियत है कि यह हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पे अधिशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लेटिनम धातु में एक खासियत है कि हाइड्रोजन गैस को अपने सतह पर चिपका लेता है, इसे हम अधिशोषण कहते हैं। तो हाइड्रोजन गैस जैसे इसमें पास करते हैं तो ढेर सारे हाइड्रोजन गैस इसमें चिपक जाते हैं, और कुछ गैस जो है वो इस तरह से बुलबुले के रूप में निकल भी जाती है। तो ढेर सारा हाइड्रोजन गैस इसमें फिल कर दिया जाता है। तो यह विलयन क्या हो गया, अब देखिए, इस विलयन में हाइड्रोजन के अणु भी हैं और हाइड्रोजन के आयन भी हैं। इसी वजह से यह इलेक्ट्रोड, जिसको हम मानक कंडीशन में लेकर के तैयार किए हैं, एक वायुमंडलीय दाब पर यहाँ पर हम प्रेशर लेते हैं, 25 अंश सेंटीग्रेड ताप रखते हैं, और 1 मोलर इसके विलयन की सांद्रता है। तो ये तीनों कंडीशन हमारा मानक कंडीशन कहलाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाता है। तो मानक परिस्थिति में यह जो तैयार किया हुआ हाइड्रोजन गैस है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की टेंडेंसी होती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन में इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गैस, हाइड्रोजन गैस फिल कर देते हैं कि हाइड्रोजन आयन इसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाता है, और दोनों प्रकार के हाइड्रोजन है इसमें, हाइड्रोजन के अणु भी है और हाइड्रोजन के आयन भी हैं। तो जब कभी भी यह एनोड का काम करता है, तो एस एनोड की तरह जब ये कार्य करता है, तो हाइड्रोजन गैस जो कि इसमें भरा हुआ है, प्लेटिनम प्लेट के ऊपर है, वह इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी संभव है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकता है। एंड एस कैथोड के रूप में यह इस विलयन में हमारा हाइड्रोजन आयन भी है। तो हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो इस तरह से इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों विभव इसमें मौजूद होता है, दोनों प्रकार के गुण होता है, दोनों प्रकार की टेंडेंसी होता है, और यह डिपेंड करता है इसके साथ कौन सा सेल हम जोड़ रहे हैं। तो उस सेल की टेंडेंसी के अपोजिट यह कार्य करता है। इससे हमको पता चल जाता है कि उसका ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है कि रिडक्शन होने की टेंडेंसी है, ये बता देता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताता है कि हाँ, सामने वाला ऑक्सीडेशन होना चाहता है या रिडक्शन होना चाहता है।
अब देखिए, एनोड और कैथोड की तरह जब यह कार्य करता है तब उसको सेल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखा जाता है। एक एनोड की तरह और कैथोड की तरह जब लिखेंगे तो लिखने की परिपाटी में हम इसको इस तरह से लिखते हैं। एनोड के रूप में जब यह कार्य करेगा तो हमारा बाईं ओर लिखाएगा, और इसको लिखेंगे कैसा, इस तरीके से। एनोड में हमारा ऑक्सीडेशन होता है तो हाइड्रोजन गैस इसमें पार्टिसिपेट करेगा और वह हाइड्रोजन आयन में बदलेगा। 2H प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन में ये विलयन में जाएगा, और यह हाइड्रोजन गैस जो है वो प्लेटिनम धातु के साथ में है या प्लेटिनम धातु में अधिशोषित है। इसको कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस पहले लिखा हुआ मिल सकता है और कॉमा लगा के प्लेटिनम धातु लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ पर 1/2H2 धन आयन ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कुछ किताबों में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम 1/2 से भाग दे दिए हैं, तो प्लेटिनम यहाँ भी लिखा हुआ मिल सकता है, यहाँ भी लिखा हुआ मिल सकता है। H2 गैस एक एटीएम पर, इसके साथ में एक एटीएम भी इसको हमको लिखना है। इसमें एक एटीएम भी जोड़ देंगे यहाँ पर एक एटीएम भी लिखा हुआ मिलता है। 1 एटीएम पर हाइड्रोजन गैस इसमें हम डाले हैं, और 2H प्लस आयन एक्वस में यह जाता हुआ हमको दिख रहा है। यहाँ पर भी एक एटीएम हम लिख देंगे। ऐसा नीचे में भी लिख सकते हैं, ऐसा किनारे में भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारा लवण से भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये जब एनोड की तरह कार्य कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे ऋणात्मक सिरा बनाएगा, और जो जिस धातु का मापन कर रहे हैं, जिस धातु इलेक्ट्रोड का मापन कर रहे हैं, वो वहाँ पर कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, तो जैसा लिखा जाता है वैसे लिख देंगे। कैथोड में क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है। अपचयन की क्रिया में हम सामान्य लिख रहे हैं, मेटल आयन होता है एक्वस में, धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसका जो भी सांद्रण होगा उसको यहाँ लिख देंगे, और वह मेटल सॉलिड में बदल जाता है। यह कैथोड साइड होता है, जिसे धन सिरा कहा जाता है। और जब यह हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करेगा तो हमारा राइट साइड में लिखाएगा। तो इधर हम कोई भी जनरल मेटल के लेते हैं, अब उस धातु का ऑक्सीकरण होगा तो वहाँ लिखाएगा धातु ठोस से धातु आयन में यह बदलेगा, एक्वस फॉर्म में जाएगा, और उसके विलयन के सांद्रण यहाँ पे लिखाएगा, और लवण सेतु के बाद राइट साइड में लिखाएगा कैथोड की तरह कार्य करेगा तब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम क्या, हाइड्रोजन आयन है इसके जली विलयन में, और इसके मोलर सांद्रण 1 मोलर है, ऐसा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 मोलर सांद्रण है करके, 1 मोलर सांद्रण, यहाँ 1 मोलर सांद्रण। और उसके बाद यह इसमें चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, अपचयित हो रहा है हाइड्रोजन गैस। ये ऋण सिरा है, एनोड साइड है। जब कोई धातु इसके सामने रखने पर या इसके साथ जुड़ने पर एनोड की तरह कार्य करेगा तब ऐसा होगा, और उस समय हमारे यहाँ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम कर रहा है, तब इसको हम इस तरह से लिखते हैं। इसको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर प्लेटिनम भी लिखा हुआ मिलता है, प्लेटिनम। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। जब भी किसी भी अर्ध सेल के साथ में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं तो इस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं। यह एनोड की तरह कार्य करेगा तो यहाँ पर एनोड रिएक्शन को इस तरह से हम लोग लिखेंगे, लवण सेतु और उस धातु का अपचयन अभिक्रिया को इस तरह से लिखेंगे। और यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब कैथोड की तरह कार्य करेगा तो लवण सेतु को राइट हैंड साइड में लिखाया जाएगा, और इस तरह से आयन से अपचयित होते हुए हाइड्रोजन गैस में बदलते हुए दिखाएंगे, और यह हो जाएगा धातु का ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। और जब भी हम इसका मापन करते हैं तो इसके साथ उसको जोड़ देते हैं, और जोड़ करके देख लेते हैं कि इसके सापेक्ष वह अर्ध से ऑक्सीकृत हो रहा है या अपचयित हो रहा है।
अब दूसरी सबसे खास बात होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, यह जो कि संदर्भ इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, यह दूसरे इलेक्ट्रोड को बताता है आक्सीकृत होगा कि अपचित होगा। तो इसका मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव दोनों शून्य माना गया है, मान लिया गया है। अब मान लिया गया है या होता है, हमारे लिए होता है मान के चलिए। तो इसके लिए जब भी हम मानक ऑक्सीकरण विभव लिखना चाहेंगे या ऑक्सीकरण होता हुआ लिखेंगे कहीं पर, तो उसके लिए मानक ऑक्सीकरण विभव का मानक ऑक्सीकरण विभव का मान शून्य होता है। इसी तरह से मानक अपचयन विभव का मान भी शून्य होता है। ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन आयन टू हाइड्रोजन गैस, ये भी शून्य होता है। मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। चाहे वह मानक ऑक्सीकरण विभव आप लिखना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, तो भी जीरो होता है। मानक अपचयन विभव इसका जीरो होता है। और इसके मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव के शून्य होने के कारण ही यह किसी दूसरे के विभव का मापन कर सकता है। समझ लेते हैं कि कैसे किसी भी अर्ध सेल का मापन किया जा सकता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी अर्ध सेल का मापन कैसे करते हैं, अब जरा हम उसको एग्जाम्पल के साथ सीख लेते हैं। चलिए, माना हम आयरन अर्ध इलेक्ट्रोड के लिए यह जांच करना चाहते हैं कि भी आयरन का अर्ध इलेक्ट्रोड किस प्रकार की टेंडेंसी दिखाता है, ऑक्सीकरण होने की टेंडेंसी है या अपचयन होने की टेंडेंसी है। तो आयरन को हम क्या करेंगे, इस तरह से हम आयरन की एक प्लेट ले लेते हैं, इस तरह से। ये है आयरन का सॉलिड और इसको हम लोग डुबा देते हैं किसमें, फेरस सल्फेट के विलयन में। FeSO 1 मोलर लेते हैं, मानक कंडीशन में ही इसको लेते हैं हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड लवण से तो लगा देते हैं इस तरीके से। अब इसको हम तार के माध्यम से दोनों को जोड़ देते हैं और यहाँ पर हम वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। वोल्टमीटर से हमको विभवांतर पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर से विक्षेप पता चलता है, मतलब धारा की दिशा पता चलता है। जब इसको हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये तो सब सेल, ये हमको अंदर में होने वाली रिएक्शन हमको दिखाई नहीं देगा। हमको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर जो वोल्टमीटर है उसमें सिर्फ ये दिखाई देगा कि कितनी विभवांतर हमको मिल रहा है। तो गैल्वेनोमीटर हमें बता देता है धारा की दिशा। तो धारा हमको देखिए इधर मिलता है। जब गैल्वेनोमीटर लगा के देखते हैं धारा की दिशा के लिए, तो धारा हमको इधर मिलता है, ये धारा करंट। धारा हमको क्या दिखाई देगा भाई, हम जब दो अर्ध सेल को जब आपस में जोड़ते हैं, इस अर्ध सेल के भीतर और इस अर्ध सेल के भीतर कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ये तो हम देख तो नहीं पाएंगे, हम कॉन्सेप्चुअली इसको समझेंगे, जानेंगे। हमको जो दिखाई देगा वो गैल्वेनोमीटर के माध्यम से हमको धारा का दिशा पता चलेगा कि धारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आयरन की इलेक्ट्रोड की ओर धारा बह रहा है। ये गैल्वेनोमीटर हमको बताता है धारा की दिशा। और वोल्ट मीटर हम जब लगा देते हैं तो वोल्ट मीटर की सहायता से हमको उसमें कितने का विभवांतर दिखाता है, तो वो हमको मिलता है 0.44 वोल्ट का विभवांतर हमको दिखाता है। यहाँ जो वोल्ट मीटर है, वैसे तो आजकल गैल्वेनोमीटर ऐसा आ गया है जिसमें उसमें विभवांतर भी बता देता है और उसमें धारा की दिशा भी दिखा देता है। तो चूंकि बुक्स में हमेशा वोल्ट मीटर लिखा रहता है, इसलिए हम वोल्ट मीटर यूज करके समझा दे रहे हैं। गैल्वेनोमीटर से हमको धारा की दिशा मिलेगा, तो एक बार हम गैल्वेनोमीटर लगा के धारा की दिशा देख लेंगे
उसके बाद वोल्ट मीटर की सहायता से हम उसमें कितनी विभवांतर मिल रहा है वो निकालेंगे, और यदि गैल्वेनोमीटर में ही विभवांतर मिलता है तो वहाँ से पता चल जाएगा। तो हमको धारा की दिशा इधर से इधर जाता हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है इधर। चूंकि इलेक्ट्रॉन और धारा की दिशा दोनों एक दूसरे की विपरीत होते हैं, तो धारा हमको विक्षेपमापी से या गैल्वेनोमीटर से पता चलता है कि धारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बहते हुए आयरन के इलेक्ट्रोड की ओर आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आयरन वाले अर्ध शेल से हाइड्रोजन अर्ध शेल की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसका मतलब आयरन में ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, यह एनोड का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एस एनोड, इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, आयरन का जो सॉलिड है, ये जो ठोस इलेक्ट्रोड है, ये घुल घुल करके विलयन में आ रहा है और अपना आयन में बदल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं कि इस अर्ध शेल में ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। ये हमारा साल्ट ब्रिज है, और इसमें क्या रिएक्शन होगा, ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसमें अपचयन होगा। अपचयन की अभिक्रिया क्या हो रही है, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होते हैं। ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर इधर हमको ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होता हुआ कॉन्सेप्चुअली पता चलता है। ये तो सेल के भीतर हो रहा है, धारा इधर से इधर आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। एक और बेहतरीन तरीका है जिससे हम जान सकते हैं कि किस अर्ध शेल में ऑक्सीकरण होता है, किसमें अपचयन होता है। वो मेथड ये है कि हम इलेक्ट्रोड को पहले उसका वजन करके देख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इसको जोड़ने से पहले हम इस आयरन के इलेक्ट्रोड को पहले वजन करके देख लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही इसको दोनों को जोड़ देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जैसे ही होती है तो 5 मिनट 7 मिनट बाद हम फिर इस इलेक्ट्रोड को निकाल करके देखेंगे। चूँकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है ये घुल करके जो आयरन है, आयरन जो के परमाणु है, ये घुल करके इस विलयन में आने लगते हैं आयन के फॉर्म में। ऑक्सीडेशन क्रिया का मतलब है इस इलेक्ट्रोड का घुल करके आयन के रूप में विलयन में आना। इस तरह से ये रॉड जो है धीरे धीरे पतला हो जाएगा। यदि हम 5 मिनट 7 मिनट बाद इसको निकाल के देखेंगे तो कुछ पतला दिखेगा, ज़्यादा देर तक रखेंगे तो यहाँ से जितना डूबा हुआ है वो ख़त्म ही हो जाएगा पूरी तरीके से। तो हम इस तरह से इलेक्ट्रोड को निकाल करके देखें और उसका वजन कर लें तो हमको पता चल जाएगा जिस इलेक्ट्रोड का वजन कम हो जाता है वह एनोड होता है, वहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है, और इस तरह से घुल के इस तरह से पतला होता चला जाएगा और विलयन में चला जाता है। तो इस तरह से भी हम यह जान लेते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड है, यदि उस रॉड का वजन कम हो रहा है तो वह ऑक्सीकरण हो रहा है, उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, इसलिए वह घुल करके उसका वजन कम हो गया। और यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड है जिसका हम मापन कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रोड का वजन यदि बढ़ जाता है, क्योंकि अपचयन की क्रिया जब भी होती है उसमें सॉलिड बनता है और सॉलिड इसमें जा करके इन्वेस्ट होते हैं, जमा होते हैं, चिपकने लगते हैं। तो यदि रॉड को हम निकालेंगे तो उसमें चिपका हुआ भी दिखाई भी देगा, या वजन करके देख लो तो पता चल जाता है कि इसका वजन बढ़ गया है, मतलब यहाँ पर अपचयन की क्रिया हुई। तो यहाँ पर अभी हाइड्रोजन गैस बन रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले भी हमको दिखाई दे सकते हैं। हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन अणु में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि गैसियस फॉर्म में यहाँ बुलबुले के रूप में निकल रहा है। इससे भी हमको पता चल जाएगा कि यहाँ अपचयन हो रहा है और यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम चाहें तो गैल्वेनोमीटर से दर्शाने वाली धारा की दिशा से भी ये जान सकते हैं कि धारा की दिशा जिस ओर बह रहा है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। यह भी हम जान सकते हैं या वजन करके भी जान सकते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम आयरन के टेंडेंसी का हम पता किए कि आयरन में ऑक्सीकरण होने की टेंडेंसी होता है। ये हमारा दोनों रेडॉक्स रिएक्शन होता है। मेजर करते समय यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग दिखाता है वो हमको दिखाता है 0.44 वोल्ट। यहाँ जो गैल्वेनोमीटर दोनों के बीच के विभवांतर बताता है वो 0.44 वोल्ट का दिखाता है। और चूंकि हम ये जान गए, कॉन्सेप्चुअली जान गए या धारा की दिशा देख करके जान गए कि आयरन में ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, तो चूंकि इसकी टेंडेंसी, इसका जो विभव है उसको तो हम 0 मान लिए, तो जो सेल का जो कुल विभवांतर निकल के आ रहा है 0.44 वोल्ट, यह सिर्फ इस आयरन के अर्ध सेल का विभव है। आपको हम सेल विभव निकालने के फार्मूला भी बताए थे। E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों के इस पोटेंशियल से सेल पोटेंशियल बनता है। जीरो 0.44 वोल्ट प्लस इसका 0 है। हम जान रहे हैं कि जो भी विभवांतर निकल के आ रहा है वह सिर्फ और सिर्फ इस अर्ध सेल का है, और जो भी हमको वोल्ट मीटर हमको दिखा रहा है रीडिंग, वह इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। यहाँ पर हम धनात्मक रूप में लिख रहे हैं। बुक में आपको ऋण 0.44 वोल्ट लिखा हुआ मिलेगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो वहाँ ऋणात्मक क्यों किया गया है? क्योंकि इसको हमको अपचयन के रूप में लिखना होगा। तो संख्यात्मक मान दोनों का वही होता है, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। तो एक्चुअल में इसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, तो ये जो पोटेंशियल है यह उसका ऑक्सीकरण विभव है। तो उसको अपचयन के रूप में लिखेंगे तब ऋण 0.44 वोल्ट लिखा जाएगा। जब सीरीज पढ़ा जाएगा तो उसको बताया जाएगा। तो ये हो गया आयरन अर्ध सेल के लिए उसके सेल विभव का मापन। ऐसे ही ढेर सारे सेल का मापन किया गया। जिंक का मापन किया गया तो भी ऑक्सीकरण विभव मिला। मैग्नीशियम का मापन किया गया तो भी ऑक्सीकरण विभव। इसी तरह से कॉपर को जब इसके जोड़ करके मेजर किया गया तो वहाँ रिडक्शन होने की टेंडेंसी पता चला, उससे अपचयन विभव मिला। गोल्ड का अपचयन विभव प्राप्त हुआ, सिल्वर का अपचयन विभव प्राप्त हुआ। चलिए एक और हम दूसरे ऐसे सेल का इसमें मापन सीख लेते हैं जो जिसमें अपचयन होता है। सिल्वर का ही ले लेते हैं। ये हम ले लेते हैं सिल्वर का एक प्लेट या एक इलेक्ट्रोड, और सिल्वर के इस इलेक्ट्रोड को सिल्वर के ही कोई विद्युत अपघट्य विलयन में डाल देते हैं। 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में इसको डीप कर देते हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इसको जोड़ देते हैं। और बीच में हम लवण से लगा देते हैं। ये है सिल्वर का इलेक्ट्रोड। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं और हम यहाँ गैल्वेनोमीटर को लगा करके देखते हैं धारा की दिशा किधर बह रहा है, तो धारा का दिशा हमको मिलता है इस तरफ ऐसे। यहाँ हमको गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं तो धारा की दिशा हमको इधर से इधर आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब
जो है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर धारा की दिशा से हमको पता चलता है कि ऑक्सीकरण की क्रिया इसमें हो रहा है, अपचयन की क्रिया इसमें हो रहा है। अभी यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसके सामने वाले इलेक्ट्रोड के हिसाब से काम करता है। इसके पहले जब आयरन से जोड़े थे तो आयरन की टेंडेंसी ऑक्सीकरण होने की थी, तो यह अपचयन अभिक्रिया कर रहा था। अभी इसके सामने जोड़ दिया गया है सिल्वर इलेक्ट्रोड को, तो सिल्वर की टेंडेंसी है कि वह अपचयित हो, तो यह ऑक्सीकृत हो रहा है। तो धारा की दिशा इधर से इधर मिलता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन गैस जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और हाइड्रोजन आयन में ये कन्वर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन इस वायर के माध्यम से इधर जाने लगता है और इधर इसमें आता है। तो यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, जितने भी सिल्वर के आयन हैं वो सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं और सिल्वर सॉलिड में यहाँ पर कन्वर्ट, और वही तरीका यहाँ भी अपना सकते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सिल्वर सॉलिड में बदल रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जब भी अपचयन होता है तो यहाँ सारे जो आयन होते हैं ये उदासीन परमाणु में आकर के इस इलेक्ट्रोड पर चिपकने लगते हैं। तो कुछ देर के बाद जब हम इस इलेक्ट्रोड को ऐसे बाहर निकालेंगे तो उसमें ऑलरेडी चिपका हुआ दिखेगा, या तो फिर वजन कर लेते हैं। वजन करने पर हमको डुबोने से पहले उस इलेक्ट्रोड का जितना वजन था अभी हमको ज़्यादा वजन मिलता है, तो हम समझ जाएंगे अपचयन की क्रिया इसमें हुई है और यह सेल जो है हमारा कैथोड अर्ध सेल की तरह कार्य कर रहा है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस समय अब एनोड की तरह कार्य किया और इस समय ये हमारा कैथोड की तरह कार्य किया। इस तरह से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें बता देता है कि किस अर्ध सेल की टेंडेंसी क्या है। तो यहाँ पर हमको जो वोल्ट मीटर विभवांतर दिखाता है वह विभवांतर दिखाता है 0.80 वोल्ट का विभवांतर हमको दिखाता है। तो वोल्ट मीटर 0.80 वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब वह जो कुछ भी विभवांतर मिल रहा है वो सिर्फ इस सिल्वर का अपचयन विभव होगा, क्योंकि इसका विभव तो शून्य है। तो दोनों का विभव को यदि हम जोड़ते हैं सेल विभव निकालने के लिए, इस तरह से सेल विभव निकालेंगे तो E0 ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस E0 ऑफ रिडक्शन। तो अभी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन विभव तो 0 है, तो जो कुछ भी विभव मिल रहा है ये जो है इसी का चयन विभव है, इसलिए टोटल सेल विभव हमको वोल्ट मीटर में दिखा रहा है 80 वोल्ट का। तो यहाँ पर यह अपचयन विभव है तो यह हमेशा धनात्मक रहेगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसको आप धन पाओगे, क्योंकि अपचयन विभव के आधार पर ही उसको रखा गया है। तो इस तरह से सारे धातु इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ करके सभी की टेंडेंसी को पता कर लिया गया और उसको लिस्ट बना दिया गया कि किस किस धातु इलेक्ट्रोडों में उनका टेंडेंसी ऑक्सीकरण होने की है और किस किस अर्ध सेल की टेंडेंसी अपचयन होने की है। दोनों का लिस्ट बना करके रखा गया और उसके बाद उसको फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी में कन्वर्ट किया गया। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, कैसा है, कैसे बना है, उसकी विशेषता क्या है, उसको याद करने का तरीका, सब चीज़ हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज हमने सीखा कि किस तरह से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी भी अर्ध सेल के विभव का मापन किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।